यह 5 दोस्तों की कहानी है जो पुणे में एक ही कार्यालय में काम करते हैं। शुभम, रोहन, नितिन, दिव्या, मानसी लगभग 2 वर्षों से एक ही विभाग में एक साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। शुभम एक स्मार्ट लड़का है, लेकिन जल्द ही तनाव में आ जाता है। रोहन साहसी और समझौता न करने वाला है। नितिन शांत और आत्मविश्वासी है, लेकिन उनमें से एक है। दिव्या सुंदर और बातूनी है, लेकिन थोड़ी घबराई हुई लड़की है। मानसी बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन उतनी ही शर्मीली और बहादुर है। जश्न से लेकर समस्याओं तक ये 5 हमेशा साथ रहते थे। लेकिन कहते हैं जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमेशा याद रहती है। यही से शुरू होती है हमारी कहानी। दिसंबर के दिन जारी रहने के कारण कार्यालय में लगातार 4 दिनों की छुट्टी थी। एक बार दोपहर में जब सभी लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे, तो शुभम ने कहा, 4 दिन की छुट्टी है, सब लोग कहीं शांत लेकिन रोमांचक जगह पर घूमने चले क्या? सभी को रोहन का विचार अच्छा लगा। अब कहाँ जाना है, यह तय करते हुए रोहन के मन में आया कि रायगढ़ जिले का एक पहाड़ी और शांत इलाका है, जहाँ उसे कोई बंगला या घर जरूर मिलेगा। सबने इंटरनेट पर ढूंढना शुरू कर दिया। खोजते समय उन्हें एक पुराना बंगला मिला। उस घर की कुछ तस्वीरें थी जो बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन उन सभी को ऐसी जगह चाहिए थी, इसीलिए सभी तुरंत तैयार हो गए। फोटो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करने पर माधव नाम के शख्स ने फ़ोन उठाया। बंगले के बारे में पूछा, तब समझ आया वो एक एजेंट है। उसने कम पैसे की बात कही तो वहाँ सभी सहमत हो गए। अब सवाल परिवार की अनुमति का था। लड़कों के घर वाले तुरंत सहमत हो गए, लेकिन लड़कियों को कुछ आंसू बहाने पड़े। लेकिन फिर उन्हें इजाज़त मिल गई। अभी 2 दिन बाकी थे, लेकिन उनकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। शुभम के पिता के पास एक कार थी, इसलिए वही कार लेने का फैसला किया गया। लेकिन लड़कियों की चर्चा इस बात को लेकर थी कि कौन से कपड़े खरीदे जाए। जब पहली बार वह घर देखा तो रोहन के मन में एक संदेह था, लेकिन उसने इसे सबके सामने प्रदर्शित नहीं किया। सब कुछ जाने को तैयार था, लेकिन रोहन को ऐसी साहसिक यात्राओं का अनुभव था, इसलिए जाने से पहले वह अपने बैग में लहसुन, नींबू रखता था। जब भी वह ऐसी यात्राओं पर जाता था तो उसके पास उसके दादाजी द्वारा दी गई एक चीज़ होती थी। ज़रूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए उसने पास में एक छोटा प्लास्टिक ओम, अपना पसंदीदा पुराना लोहे का सुरा भी रखा। क्योंकि बाकी लड़कों का यह पहला अनुभव था, इसलिए उन्होंने कपड़े वगैरह ले लिए। लड़कियों की तैयारी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पाउडर से लेकर सब कुछ उनके बैग में था। लेकिन मानसी की माँ थोड़ी धार्मिक थी। उसने ज़बरदस्ती मानसी के बैग में हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब रख दी। अपनी माँ की इच्छा के कारण मानसी ने उसे ले भी लिया, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहती थी। दिव्या ने 3-4 दिनों तक पर्याप्त मात्रा में सूखे मेवे, करछुल आदि खाने की चीज़ें ली। नितिन ने अपने पास रखी चार्जिंग टॉर्च ले ली, कुछ मोमबत्तियाँ और माचिस भी। क्योंकि कार उनकी अपनी थी, इसलिए वे बिस्तर भी अपने साथ ले गए। प्रस्थान से एक रात पहले सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर बात कर रहे थे। वह यह सुनिश्चित कर रहे थे कि हर छोटी बड़ी चीज़ ले ली है या नहीं। सुबह 8 बजे सभी लोग शुभम के घर जुटने वाले थे। आखिरकार निकलने का दिन आ गया, लेकिन हमेशा की तरह सभी को इकट्ठा होने में देर हो गई। लगभग 9 बजे वे सभी इकट्ठा हुए और उस घर की ओर चल पड़े। दिव्या के जिद के कारण हमने पीने के पानी के लिए बिस्लरी का एक बड़ा बॉक्स ले लिया। लगभग 4 घंटे का सफ़र था। क्योंकि सड़क में देखने लायक कुछ खास नहीं था, इसलिए उन्होंने एक ढाबे पर दोपहर का भोजन किया। गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से एक शाखा थी। तब तक गूगल मैप से मदद मिली, लेकिन फिर मोबाइल नेटवर्क कम होता गया। गांव पहुंचने पर उन्हें घर ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि माधव ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। लेकिन उस घर की ओर जाते समय उन्हें एहसास हुआ कि सड़क सुनसान थी और वह घर गांव के बाहर था। आसपास कोई लोग नहीं थे।
बल्कि यह देखकर सभी खुश थे। उन्हें वह रोमांच मिलेगा जो वे चाहते थे। दिसंबर का महीना होने के कारण वातावरण में ठंड थी, लेकिन घर के पास ज़्यादा ठंड थी। ये तो सब समझ गए, क्योंकि घर गांव के बाहर है, इसलिए यहाँ ठंड अधिक होगी। उन्हें माधव से पहले से ही पता था कि उसके आदमी ने घर की सफाई की है और घर की चाबी बाहर कुंडी के पीछे रखी है। नितिन ने जाकर कुंडी हटाई और चाबी लेकर ताला खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा ने सभी के शरीर को छुआ। इससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक के बाद एक सभी लोग घर में आए। घर 2 मंजिला था। बीच में एक बड़ा हॉल, एक किचन, एक बाथरूम। हॉल से ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी थी और ऊपर 3 कमरे थे। नीचे 2 कमरों वाला एक विशाल बंगला था। बंगले को देखकर हर कोई मोहित हो गया, लेकिन रोहन को लगा कि यह घर इतनी सस्ती कीमत पर क्यों दिया गया। प्रवेश करने के बाद लड़कियां बाथरूम की ओर बढ़ी। फ्रेश होने के जद्दोजहद में शुभम हॉल में दीवान पर बैठ गया, जबकि रोहन और नितिन पूरे घर को देखने लगे। रोहन ने नीचे के हर कमरे को ध्यान से देखा। उसे इस बारे में कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। जब वह रसोई में गया तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। माधव का आदमी कल माचिस का जो सामान लाया था वह सब ठीक था, लेकिन लहसुन पूरी तरह से काला था। यह बात उसे परेशान कर रही थी। वह यह बात कहकर नितिन को दिखाता है, लेकिन नितिन उसकी बात समझ जाता है और उसे इसे नज़रअंदाज करने के लिए कहता है। फिर रोहन ऊपर के कमरों को देखने लगा। कमरों को देखते समय उसने एक बात देखी कि ऊपर के कमरे ऊंचे थे। ऊपर लकड़ी के बीम थे, लेकिन सूरज की रोशनी के अंदर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए दोपहर के बीच में भले ही खिड़की बंद हो, कमरे में अंधेरा महसूस होता था। बिजली के कारण कमरों में बल्ब आदि जल रहे थे। ऊपर के 3 कमरों में से 2 में बड़े बिस्तर थे, इसलिए उसने तय किया कि वे तीनों एक कमरे में सोएंगे और दिव्या और मानसी दूसरे में सोएंगी। तीसरे कमरे का दरवाज़ा जल्दी से नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो, लेकिन रोहन ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल दिया। उसकी नाक में कुछ दुर्गंध आ रही थी। माधव के आदमी ने इस कमरे की सफाई नहीं की थी, इसलिए वह कमरे की गंदगी देखकर बता सकता था यह घर कब तक बंद रहना चाहिए। हर जगह जाल थे। उसने ऊपर देखा, एक बीम से रस्सी का एक हिस्सा लटक रहा था, वो भी जाल से काला था। उसे उस कमरे में एक अजीब चीज़ महसूस हुई। उस कमरे की खिड़कियां लकड़ी के तख्ते से बंद की गई थी। पूरे घर में देखने पर उसे भगवान की कोई तस्वीर नहीं मिली। इससे उसे झटका लगा। उसके मन में कई तरह के विचार थे, लेकिन बाकी लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रोहन कमरे की तरफ देख रहा था कि उसे नीचे से चीख सुनाई दी। वह नीचे की ओर भागा। उसने देखा मानसी बाथरूम से बाहर भागी और बाथरूम की तरफ इशारा कर रही थी। शुभम उधर देख रहा था। नितिन भी वहां आ गया था। रोहन ने बाथरूम में देखा और वहां एक बड़ी सी छिपकली पड़ी हुई थी, जिसे देखकर रोहन मुस्कुराने लगा। उसने उसे झाड़ू से साफ करके बाहर फेंक दिया। हर कोई मानसी को चिढ़ा रहा था, लेकिन रोहन शांत था। घर में छिपकली का ऐसा व्यवहार उसके संदेह को और बढ़ा रहा था। जब तक सब लोग फ्रेश हुए तब तक शाम हो चुकी थी। दिव्या और मानसी ने सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि रसोई में कुछ सामान था। चाय और साथ में बिस्किट लेकर सभी लोग हॉल में जमा हो गए। बातों बातों, मौज मस्ती और छेड़छाड़ में रात कब हो गई पता ही नहीं चला। पूरे दिन इसी तरह खाते रहने से किसी को ज़्यादा भूख भी नहीं लगी। फिर भी अपने साथ लाए कुछ ड्राई फ्रूट खाए और सोने की तैयारी करने लगे। रोहन ने पहले ही तय कर लिया था कि कौन कहाँ सोएगा, और चूंकि कमरे इस तरह जुड़े हुए थे, इसलिए सभी को उसका विचार अच्छा लगा। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, सामान अभी भी बैग में था,
सोने जाते समय रोहन ने सभी को हिदायतें दी, रात को कहीं अकेले मत जाना वगैरह सब। हाँ सर। तो वे हंसने लगे और अपने कमरे में चले गए। रात ज़्यादा नहीं थी, रात के 10 बजे होंगे, लेकिन बोरियत के कारण सब जल्दी ही सो गए। रात के 11 बजे होंगे। मानसी ने बाहर किसी को बात करते हुए सुना। उसने सोचा कि लड़के मज़े कर रहे होंगे, इसलिए उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही उसने लकड़ी की सीढ़ियों के चरमराने की स्पष्ट आवाज़ सुनी। उसने किसी को धीरे धीरे फुसफुसाते हुए सुना, इसलिए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन बिना कुछ कहे वह सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह कुछ कदम चली, उसने देखा कि कोई तीसरे कमरे में प्रवेश कर रहा है। अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उन तीनों में से कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। तो वह उस कमरे की तरफ गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह कमरा बाहर से बंद था। लेकिन अब मानसी को थोड़ा झटका लगा। रात के 12 बज रहे थे। अचानक उसे बाहर से एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इससे वह थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है, इसलिए उसकी जिज्ञासा उसे चुप नहीं रहने दे रही थी। उसने वो दरवाज़ा खोला। आवाज़ करते हुए दरवाज़ा खुला। वह उस कमरे में दाखिल हुई और कुछ ही देर में उस कमरे से एक जोर की चीख निकली। सभी ने वो आवाज़ सुनी। सभी उस ओर दौड़े, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। लेकिन अब सभी डर गए थे। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की हर कोशिश की, लेकिन चाहे कुछ भी करे दरवाज़ा नहीं खुला। रोहन ने अपना सीना दरवाजे से सटाया और सुनने की कोशिश की कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अचानक दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। उसने अंदर मानसी को फर्श पर पड़ा हुआ पाया। वह पास गया और उसे जगाने की कोशिश की। उसी समय उसे लगा कि मानसी का शरीर बहुत गर्म है, वह उठ नहीं रही है। रोहन उसे उठाकर कमरे में ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। सभी लोग कमरे में आए। मानसी कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे जाने दो। उसके चेहरे पर पानी छिड़कने से उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन उसका शरीर गर्म था और उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था। सभी ने मान लिया कि दिन भर के तनाव के कारण वह अस्वस्थ होगी, लेकिन रोहन चिंतित था। उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने मानसी को बिना कुछ कहे सुला दिया और सभी लोग फिर से सो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब जो हुआ वो तो बस शुरुआत थी। जो उनके सामने था, उस घर में जो भी शक्ति थी, उसने अपने अस्तित्व का कम ही प्रमाण दिया। उसी रात 3 बजे मानसी उठकर बाहर जाने लगी, यह सोचकर कि वह नींद में चल रही है। दिव्या ने उसे बाहर जाते देखा। दरवाजे पर उसने मानसी के कंधे पर हाथ रखा। मानसी ने पलटकर उसे धक्का दिया। दिव्या गिर गई। उठते ही उसने सबको आवाज़ लगाई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही है। डर के मारे उसे पसीना आ रहा था। मानसी तब तक बाहर जा चुकी थी। जैसे ही उसने जाकर लड़कों के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो शुभम ने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी हालत देखकर वो भी डर गया। उसने बाकी लोगों को जगाया। दिव्या ने बताया कि क्या हुआ। सभी लोग कमरे से बाहर आ गए। बल्ब जलाने का प्रयास किया तो पता चला कि बंगले की बिजली गुल हो गई है। नितिन ने अंधेरे में तलाश करते हुए अपने पास की बैटरी चालू की। मोबाइल की रोशनी में मानसी को ढूंढ रहा था। सभी लोग उस बंद कमरे की ओर मुड़े। इस बार भी दरवाज़ा अंदर से बंद था। इस बार भी रोहन ने आवाज़ सुनने की कोशिश की और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन इस बार का मंजर बहुत भयानक था। मानसी उस कमरे में बीम पर बैठी किसी को घूर रही थी। वह इतनी ऊपर कैसे चली गई? इसके साथ ही
सभी के मन में कई सवाल भी थे। जैसे ही रोहन अंदर आया, सभी लोग अंदर आ गए, लेकिन उसी समय किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और सभी को एक महिला की हंसने की आवाज सुनाई दी। एक क्रूर पागल हंसी। आप सभी बहुत डर गए थे। इससे पहले कि कुछ समझ आता कि क्या हो रहा है, दिव्या धड़ाम से नीचे गिर गई। किसी ने उसे धक्का दिया था। रोहन के हाथ में मौजूद मोबाइल को छोड़कर सभी फ्लैशलाइट बंद हो गई। कमरे में किसी आदमी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोहन ने अपना मोबाइल उस तरफ घुमाया। वहाँ से एक आकृति चलती हुई दिखाई दी। दिव्या नितिन का सहारा लेकर खड़ी थी, जबकि मानसी अभी भी ऊपर थी। रोहन ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन वह नहीं सुन रही थी। रोहन आगे बढ़ा। अचानक मानसी उस बीम पर खड़ी हो गई। वह रोहन को देखती रह गई। उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, ये मेरी है। शुभम भी आगे आया। उसके कानों तक जो आवाज़ पहुंची वह मानसी की नहीं थी। रोहन ने साहसपूर्वक पूछा, कौन हो तुम? मानसी रोने लगी। वह फिर अजीब तरह से हंसने लगी और बोली, वह मेरी है। अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो तुम उसे खो दोगे। कोई घर नहीं छोड़ेगा या बाहर किसी को कुछ नहीं कहेगा। यह कहते हुए मानसी गिर गई। रोहन ने उसे कसकर पकड़ लिया। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन अब रोहन को एहसास हुआ। उसने सोचा कि यह सच है। इस बंगले से बुरी आत्माओं की दुर्गंध आती है। रोहन मानसी को सबके साथ बाहर भेजता है। वही सामने वाली दीवार पर लिखा था, तुम में से किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगी। वह रात मानसी जोर से तप रही थी। धीरे धीरे सुबह हुई, लेकिन रात में जो घटना घटी वह सबके जहन में थी। सुबह मानसी उठी। शुभम और नितिन ने बैग कवर करने के लिए उठाया। वे कह रहे थे कि वे तुरंत निकलना चाहते हैं, लेकिन रोहन ने उन्हें समझाया, हम अब इन ताकतों के चपेट में है। वे आसानी से जाने नहीं देंगे। नितिन ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सभी को एहसास हो गया कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, और अगर वह चले भी गए तो भी वह शक्ति मानसी को जाने नहीं देगी। सुबह सब लोग फ्रेश हुए। नाश्ता करते करते 11 बज गए। मानसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। सभी लोग हॉल में बैठे थे, लेकिन चुप थे। मानसी ने बिना रुके रोहन से पूछा, क्या हुआ? सब इतने तनावग्रस्त और शांत क्यों है? रोहन मानसी को अच्छी तरह से जानता था। वह मानसिक रूप से मजबूत थी, इसलिए रोहन ने उसे सारी बात बताई। वह कुछ देर चुप रही और रोहन के पास आकर बोली, मैं इसे बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन हमें कुछ करना होगा, वरना ये बुरी ताकतें हमें नहीं छोड़ेगी। यही बात रोहन को भी सही लगी। उसने कहा, इन ताकतों का मुकाबला करने के अलावा कोई बदलाव नहीं है। लेकिन दिव्या बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, हम साधारण लोग इन ताकतों का सामना कैसे कर सकते हैं? शुभम ने भी उसकी बात पर सहमति जताई, लेकिन नितिन शांत था। रोहन ने नितिन से पूछा, क्या हुआ नितिन? उसने कहा, अगर हम ऐसे ही चुप रहेंगे तो जिंदा नहीं निकल पाएंगे। आइए कोशिश करके देखते हैं। लेकिन नितिन की बात से सभी सहमत थे। रोहन ने कहा, हम निश्चित रूप से राक्षसों से लड़ सकते हैं। हमें बस यह जानना होगा कि हम किसके खिलाफ है। यह राक्षस निश्चित रूप से शक्तिशाली है। उन्होंने पहली रात हम पर हमला किया था। अब रात को हुई घटना को याद करते हैं, उसी से उसके बारे में कुछ पता चलेगा। नितिन ने कहा, मुझे लगता है कि इस घर में 2 आत्माएं हैं। हमने एक महिला और एक पुरुष की आवाज़ सुनी। सही, रोहन ने कहा। मानसी के शरीर में जो भी आत्मा थी वह पुरुष ही रही होगी, क्योंकि आवाज़ भी वैसी ही थी। शुभम ने कहा, उनकी ताकत उस कमरे में ज़्यादा रही होगी जिस कमरे की सफाई भी नहीं की गई। नितिन चुप था, लेकिन सोचते हुए बोला, रोहन, वह दरवाज़ा दोनों बार हमारे लिए नहीं खुल रहा था, लेकिन जैसे ही तू उस दरवाजे के पास पहुंचा, दोनों बार दरवाज़ा अपने आप खुल गया। क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस नहीं हुआ? रोहन ने कहा,
मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन यह क्या होगा? शुभम बोला। रोहन हर समय अपने गले में पड़ी चेन से खेलता रहता था। दिव्या रोहन के पास आई और उसकी चेन निकाली। चेन गणपति बापा का पेडेंट थी। यह देखकर सभी का सिर हल्का हो गया। जैसे ही गणपति ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुल रहा था। नितिन रोहन से बोला, गणपति बापा तुम्हारे पास थे तो तुम दरवाज़ा खोलने में सक्षम थे। हम निश्चित रूप से भगवान की शक्ति से इन आत्माओं से लड़ेंगे। जब तक उनकी यह बात हुई, रात हो चुकी थी। सबने कुछ खाया, फिर मीटिंग बैठी। मानसी को थोड़ी थकान महसूस हुई और वो वही सो गई, लेकिन बाकी सभी लोग सोच रहे थे। रोहन ने कहा, दिन के समय इस आत्मा की ताकत बहुत कम होती है। दिन के दौरान हमें इनसे कोई परेशानी नहीं होती है। अगर हम इनसे लड़ना है तो हमें इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे कौन है, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। आइए आज फुल हाउस पर एक नज़र डालते हैं। इस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। उन्होंने कमरे साझा किए और पूरे घर का पता लगाने का फैसला किया। रोहन को अब सभी उत्तर मिल रहे थे। इस घर में भगवान की कोई फोटो नहीं है, फिर वो कमरा ऐसे बंद क्यों था? लेकिन उनके दिल में ये विश्वास था कि गणपति बापा की वजह से हम सभी को इसे बाहर निकाल लेंगे। सब लोग दूसरे कमरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन रोहन उस कमरे में चला गया। वह उस कमरे को ध्यान से देखने लगा। उसकी नज़र बार बार ऊपर लटक रही रस्सी पर जा रही थी। उसे कमरे में रस्सी और बंद खिड़कियों के अलावा और कुछ नहीं मिला। बाकी सभी ने देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सूरज ढल रहा था। रात की घटना की याद से धीरे धीरे सभी के मन में डर घर कर रहा था। घर में बिजली थी, यह थोड़ा बेहतर लगा। डिनर के बाद रोहन ने सभी को हॉल में बुलाया। उसने योजना बनाई कि रात में क्या करना है। उसने कहा, अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो हम और अधिक ताकत से उनसे लड़ सकते हैं। इसलिए चलो आज हम एक ही कमरे में सोते हैं। वे आत्माएं आज भी मानसी को परेशान करेंगी। आइए एक नज़र डालते हैं कि इनसे लड़ने के लिए हमारे पास क्या है। मेरे पास लहसुन, नींबू है, जिनसे ऐसी आत्माएं दूर रहती है। मैंने सुना है लोहे से राक्षस डरता है, लेकिन यह कितना सच है मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे पास एक चाकू है और महत्वपूर्ण रूप से एक ओम। यह सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ कि मानसी को एहसास हुआ कि उसके पास हनुमान चालीसा है। उसने कहा, आज रात हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम है। हम आज रात उन्हें व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे। आज 2 लोग जागेंगे, बाकी लोग सोते थे कि कभी कभी वो दोनों सो जाते थे और बाकी दोनों जागते रहते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अकेला बाहर नहीं जाएगा। दोनों लड़कियां बिस्तर पर सोएगी। नितिन बिस्तर की एक तरफ सोएगा और शुभम दूसरी तरफ करवट लेकर सोएगा। मैं दरवाजे के पास सोऊंगा। मानसी के तकिए के नीचे हनुमान चालीसा, चाकू अपने पास रखूंगा। लहसुन शुभम के पास, नींबू नितिन के पास और ओम दिव्या के पास रहेगा। हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो होगा। आज की रात गुजारनी है, कल कुछ ना कुछ ढूंढना है। रात के करीब 10 बजे थे। बात करते करते उसे महसूस हुआ कि दिव्या के बालों पर कोई वार कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया। फिर से उन्होंने नितिन द्वारा लाई गई बड़ी बैटरी को मोबाइल फोन की रोशनी में जला दिया। जैसे वह जली, सबने देखा कि हरे रंग की नौवारी पहने एक महिला रसोई में चली आ रही है। रोहन उसके पीछे भागा, लेकिन अंदर कोई नजर नहीं आया। रोहन की बहादुरी से सभी हैरान रह गए। शुभम ने कहा, इस शक्ति ने हमें कल रात अपना अस्तित्व दिखाया, लेकिन अब जब यह सामने आ गई है तो इसका मतलब है कि यह हमें पूरी तरह से आविर्भूत करना चाहती है। हालांकि मौजूद घटना से हर कोई हैरान है। अचानक ऊपर उस कमरे से एक आदमी के रोने की आवाज़ आने लगी। यह बहुत डरपोक और डरावनी आवाज़ थी। दिव्या ने आवाज़ सुनी और मानसी को गले लगा लिया। हर कोई हैरान रह गया। नितिन ने कहा,
आप देखने का कोई मतलब नहीं है। रोहन ने प्लान लागू करने का फैसला कर लिया है। नीचे का दरवाज़ा बंद करने के बाद सभी लोग ऊपर के कमरे में इकट्ठे हुए। अतिरिक्त बिस्तर उस कमरे में ले आए। जैसा कि रोहन ने तय किया था, सब कुछ बांट दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। किसी को नींद नहीं आ रही थी। सभी मोमबत्ती की रोशनी में बिस्तर पर एक साथ बैठे थे। रात के 11 बज चुके थे। तब तक कुछ खास नहीं हुआ था, इसलिए सब लोग नियत स्थान पर सोने चले गए। रोहन और शुभम ने जागते रहने का फैसला किया। रोहन दरवाजे पर लेटा हुआ था और शुभम बिस्तर के एक तरफ। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सब उठकर बैठ गए। जोर से धमाका हुआ, मानो दरवाज़ा टूटने वाला हो। डर लग रहा था कि आगे क्या होगा। मानसी उठकर बैठी थी। रोहन दरवाजे से पीछे हट रहा था और तभी दरवाज़ा खुला। एक पल के लिए सब शांत हो गए। मानसी को देखकर दिव्या जोर से चिल्लाई। मानसी 5 फीट हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। वह झटके से उठती है और नीचे गिर जाती है। बहुत जोर से कुछ कमरे से बाहर गया। गिरने से मानसी को थोड़ी चोट लगी, लेकिन वह होश में थी। रोहन को एक बात का एहसास हुआ। जब तक वह दरवाजे पर था, तब तक दरवाज़ा नहीं खुला। वह एक और हट गया और दरवाज़ा खुल गया। फिर रोहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सब लोग एक साथ बैठ गए, लेकिन रोहन दरवाजे पर बैठ गया। रात के 1 बजे होंगे। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। घर में महिला की हंसी की आवाज़ गूंजी, लेकिन उस हंसी के साथ साथ वह रो भी रही थी। रोना और हंसना बहुत भयानक था। किसी आदमी के रोने की आवाज़ भी आने लगी, लेकिन इस बार रोहन दरवाजे से नहीं उठा। थोड़ी देर बाद रोना बंद हुआ तो बाहर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। कब तक बचाओगे उस लड़की को? मैं उसे ले जाऊंगा। अगर तुम बीच में आओगे तो अपनी जान गंवाओगे। यह सुनकर मानसी और दिव्या जोर जोर से रोने लगी। शुभम और नितिन उन्हें समझा रहे थे। रात भर दरवाजे पर दस्तक होती रही। सुबह आवाज़ें बंद हो गई। सुबह सभी को थोड़ी नींद आई। जब तक सब उठे तब तक सुबह के 9 बज चुके थे। सब लोग फ्रेश हुए और नाश्ता किया। फिर से सब लोग एक साथ हॉल में बैठे। नितिन ने बात करना शुरू किया। एक बात तो हमें कल रात पता चली कि रोहन दरवाजे पर था, इसलिए उसके गले में गणेश पेडेंट होने के कारण वह दरवाज़ा नहीं खोल सका। और दूसरी बात, जब मानसी हनुमान चालीसा से दूर हो गई तो उस पर हमला किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि यह शक्ति ईश्वर की शक्ति से बड़ी नहीं है। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा और यह पता लगाना होगा कि ये मानसी के पीछे क्यों है। कल रात की लड़ाई के कारण सभी आश्वस्त थे। रोहन ने कहा, आज हम इस घर में फिर से खोज करेंगे। देखेंगे कि क्या हमें कुछ मिल सकता है। जमीन पर अधिक ध्यान दे, शायद हमें जमीन के नीचे कुछ मिल जाएगा। तुरंत सभी लोग काम में लग गए। 11 बजे होंगे। शुभम रसोई के बगल वाले कमरे में तलाश कर रहा था। उसी समय उसे लगा कि फर्श का निचला हिस्सा खोखला है। उसने रोहन को आवाज़ लगाई। रोहन को भी ऐसा ही लगा। बिना ज़्यादा सोचे रोहन ने लोहे की रॉड से फर्श तोड़ दिया। फर्श के नीचे एक छोटा सा लोहे का बक्सा था। रोहन ने उसे बाहर निकाला। थोड़ी ताकत लगाकर बक्सा खोला। उसमें लाल कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था और उस पर पंचमुखी मारुति की तस्वीर रखी थी। तब तक सभी लोग वहां जमा हो चुके थे। फोटो नितिन को देने के बाद शुभम ने कपड़े से वह सामान निकाला। वह सामान बोरू के लिखे कुछ पन्ने थे। देखने में बहुत पुराने लग रहे थे, लेकिन अक्षर उसे समझ आ रहे थे। सभी लोग हॉल में आए। रोहन सबके सामने पन्ने जोर जोर से पढ़ने लगा। उस पन्ने में लिखा था, मैं दामोदर ये पन्ने आने वाली पीढ़ी के लिए लिख रहा हूँ। वह पीढ़ी जो इस घर में रहेगी। यह 1931 की घटना है, जब मैं और मेरी पत्नी मालती इस घर में रहते थे। मालती प्रेग्नेंट थी। कई वर्षों के इंतज़ार के बाद उसने पहले बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए वह आने वाले बच्चे के जन्म से पहले उसकी बहुत देखभाल कर रही थी। कुछ महीने बाद उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया।
बड़ी धूमधाम से नामकरण किया और उसका नाम गोपाल रखा। मालती उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसे जो चाहिए वो देती थी। गोपाल को बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला, जिससे शीघ्र ही उसमें दुर्गुण आ गए। साल बीतते गए। गोपाल अब 24 साल का था। उस समय गांव में मनीषा नाम की एक जवान लड़की रहने आई। मनीषा देखने में बेहद खूबसूरत थी। पहली नज़र में ही किसी को भी उससे प्यार हो जाए। एक दिन गांव में घूमते समय गोपाल की नज़र मनीषा पर पड़ी। वह उसे देखता ही रह गया। पहली नज़र में प्यार आदि। वह लड़कियों से थोड़ा शर्मीला था, लेकिन वह उसे दिल से पसंद करता था। वह बचपन से जो चाहता था उसे हासिल करने का आदी था। इसलिए अब वह दिन रात मनीषा के बारे में सोचने लगा, लेकिन वह उससे बातचीत नहीं कर रहा था। एक दिन उसने सीधे उससे शादी के लिए पूछने का फैसला किया। मनीषा अपने एक दोस्त के साथ घूम रही थी। गोपाल सीधे उसके सामने गया और उससे शादी के लिए पूछा। उसने गुस्से में गोपाल से कहा, अपनी शक्ल देखी है आईने में, और चली गई। अगले दिन फिर गोपाल ने उससे मांग की। उस बार भी उसने इनकार कर दिया और चली गई। ऐसा 3 दिनों तक और चलता रहा। गोपाल उसे मांग करता और वह चली जाती, क्योंकि गोपाल थोड़ा गुस्सैल था। अब उसका धैर्य खत्म हो रहा था। आखिरकार वह उसके सामने गया और बोला, आज अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मनीषा ने उसकी बात को दिल पर नहीं लिया। उसने भी दे दे जान कहा और चली गई। लेकिन इस बार गोपाल को ये इनकार हजम नहीं हुआ। वह सीधे घर आ गया और खुद को घर के उस कमरे में बंद कर लिया। रात तक गोपाल बाहर नहीं आया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दामोदर के आने के बाद उसने कुछ लोगों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा। सामने का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। गोपाल ने बीम से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली थी और उसका निर्जीव शरीर रस्सी पर लटक रहा था। यह दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। माँ अपना शुद्ध मन खो बैठी और वही गिर पड़ी। इससे दामोदर को झटका लगा, लेकिन इससे उबरते हुए उसने गोपाल के शव को नीचे उतारा। यह खबर गांव के लोगों तक पहुंच चुकी थी। लोग इकट्ठा हो गए। वे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। रात होने के कारण संस्कार अगले दिन किया गया। उस रात गोपाल की माँ उठी तो देखा गोपाल सामने खड़ा है। वो भी यही कह रहा था। वह मनीषा को चाहता था। अगले दिन उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन जब उन्होंने रक्षा विसर्जन करना चाहा तो उसकी माँ ने आग्रह किया कि उन्हें रक्षा विसर्जन स्वयं करना चाहिए। इस पर सभी सहमत हो गए, लेकिन उनकी माँ ने रक्षा भंग नहीं की। इसलिए गोपाल की आत्मा को शांति नहीं मिली और उनकी माँ गोपाल के सदमे से उबर नहीं पाई और 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी भी मौत हो गई। उसका संस्कार तो ठीक से कर दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा गोपाल में ही अटकी रही, इसलिए उसे भी मुक्ति नहीं मिली। इस घर में उन दोनों की आत्माएं रहती है। किसी को भी इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गोपाल की शारीरिक ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती, इसलिए जवान लड़कियों को उससे हमेशा खतरा रहता है। मुझे इन दोनों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं मिला। जो बाद में इस घर में आएगा उसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ। इतना पढ़कर रोहन रुक गया। इस पत्र की वजह से सभी जानते हैं कि आत्माएं कौन है। गोपाल के पास अधिक शक्ति है, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ है। मानसी बहुत खूबसूरत है, इसलिए गोपाल की नज़र उस पर पड़ती है। गोपाल ने उस कमरे में फांसी लगा ली, इसलिए उसकी शक्ति वही केंद्रित है। यह सब पता चलने के बाद अब ज़रूरत थी उन्हें आज़ाद कराने की। रोहन जानता था कि वह अकेले उनसे नहीं लड़ पाएगा। हमें इस गांव में जाना होगा और मदद लेनी होगी, लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। अब सीधे लड़ने का कोई मतलब नहीं था। उन ताकतों को बुद्धिमत्ता से हराना होगा। रोहन चिल्लाया, रात को लड़ रहे थे वैसे ही थोड़ी देर उनसे लड़ लेना, मैं आया। कुछ कहने से पहले ही रोहन बाहर भाग गया और दरवाज़ा बंद हो गया। अब रोहन के पास उस शक्ति को हराने का मौका था। वह गांव पहुंचा। कई लोगों से बात करने के बाद उसे पता चला
कि गांव के मारुति मंदिर में एक गुरुजी रहते हैं जो इस मामले में मदद कर सकते हैं। वह दौड़कर मंदिर पहुंचा। जैसा कि किस्मत में था, गुरुजी वहां थे। उसने उन्हें एक ही बार में पूरी सच्चाई बता दी। कुछ देर उसे चुप कराने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हें उनसे लड़ना होगा, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता बताऊंगा। भगवान चाहते हैं कि उनका उद्धार तुमसे हो। लड़के के अवशेष निश्चित रूप से उसी घर में एक अंधेरी जगह में होंगे जहां उसकी माँ उनकी रखवाली कर रही होगी। आपको उन्हें ढूंढकर पानी में डुबाना होगा। लड़ने का तरीका चाहे जो भी हो, आप उन्हें अलग करके ही हरा सकते हैं। इसके लिए आपको उन्हें कुछ देर के लिए उनके मूल रूप में वापस लाना होगा। कपूर इसमें मदद कर सकता है। कपूर की गंध बुरी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं होती। भगवान गणेश की कृपा आप पर है। आप उस लड़की को जरूर बचाओगे। रोहन जानता था कि उसे क्या करना है। उसने केवल यह सोचा कि कैसे करना है। महत्वपूर्ण बात गोपाल की हड्डियों को ढूंढना था। गांव से घर जाते समय रोहन कपूर, अग्निपात्र, गोमूत्र, हल्दी और पंचमुखी मारुति की एक छोटी सी तस्वीर ले गया। घर का दरवाजा बंद था, लेकिन रोहन के छूते ही दरवाजा खुल गया। दोपहर का समय था, इसलिए अंदर मौजूद सभी लोगों को गोपाल से कोई परेशानी नहीं थी। शाम के 4 बजे थे। रोहन ने सभी से कहा कि उन्हें गोपाल की हड्डियां ढूंढनी है। सभी सोच रहे थे। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। रोहन कहता है कि इस घर में तहखाना होगा। हड्डियां अंधेरी जगह पर है। हर कोई खोजना शुरू कर देता है। नितिन हाथ में लोहे की रॉड लेकर फर्श पर मार रहा था। किचन में अलमारी के नीचे देखने पर उसे एहसास हुआ कि फर्श का कुछ हिस्सा लकड़ी का बना है। उसने सभी को बुलाया। वो पुराने ज़माने की लकड़ी की अलमारी थी। उसे हटाने में उन तीनों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार अलमारी अपनी जगह से खिसक गई। वहाँ एक लकड़ी का फर्श था। जब उस पर रॉड मारी गई तो पता चला कि वह अंदर से खोखला है। रोहन ने अनुमान लगाया, इसके नीचे हड्डियाँ होनी चाहिए, इसलिए उसने किनारे कुछ फ्लोरबोर्ड तोड़ दिए। उसे वहाँ दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी मिल गई। इससे सभी ने अनुमान लगाया कि यह कोई दरवाज़ा है। क्योंकि यह कई वर्षों से बंद था, इसलिए इसे आसानी से उठाया नहीं जा सकता था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद दरवाज़ा खोला गया, लेकिन दरवाज़ा टूट गया। दरवाजे के नीचे गहरा अंधेरा था, और जब मैंने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली तो मुझे एक सीढ़ी दिखाई दी जो वहाँ किसी चीज़ के सहारे झुका हुआ था। वह एक तहखाना था, और उस तहखाने तक जाने का रास्ता एक सीढ़ी थी। रोहन को एहसास हुआ कि हड्डियाँ यही होंगी, लेकिन तहखाने में जाना खतरनाक था क्योंकि अंदर पूरा अंधेरा था और उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। यदि गोपाल की हड्डियाँ नीचे हो और मालती उनकी रखवाली कर रही हो तो एक ही समय में उन दोनों का सामना करना असंभव था। लेकिन अगली योजना के लिए नीचे तहखाने में जाना जरूरी था। रोहन ने सभी को ऊपर ही रहने को कहा। किसी भी कीमत पर दरवाजे बंद न करने की हिदायत दी। सीढ़ी गिरने की स्थिति में विकल्प के तौर पर नीचे रस्सी छोड़ दी। नितिन, जो बड़ा टॉर्च लाया था, उसे लेकर वहाँ तहखाने में चला गया। तहखाना एक कमरे के आकार का था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। धड़कनों की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। जैसे वह नीचे उतरा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजर रहा है। उसने अपनी टॉर्च घुमाई और कुछ नहीं देखा। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब एक महिला के हंसने की और एक आदमी के रोने की एक साथ आवाज़ आ रही थी। तहखाने में पूरा अंधेरा था। वह उनका साम्राज्य था। रोहन ने अपना मोबाइल टॉर्च चालू किया और जैसे ही टॉर्च जलाई, सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। सामने मालती हरी नौवारी पहने, लाल केसर का लेप लगाए, हाथ में पट्टीदार मटका लिए जमीन पर बैठी थी। रोहन की तरफ देख रही थी और शरारत से मुस्कुरा रही थी। रोहन का दिल ऐसे धड़क रहा था मानो उसके सीने से बाहर निकल आएगा। किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, लेकिन इसके साथ ही उसे एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी।
रोहन एक पल के लिए सोचा कि यह तहखाना उसकी समाधि होगी। जैसे उसने मोबाइल टॉर्च को आवाज़ की दिशा में ले गया, उसने देखा कि वहाँ एक छोटा लड़का रो रहा था। वह गोपाल था। लेकिन अब रोहन बहुत डर गया था। कुछ पल तक तो उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, लेकिन तुरंत उसे होश आया। उसने अपने गले से एक गणेश पेडेंट निकाला और धैर्यपूर्वक गोपाल की ओर चल दिया। उसे पीछे से जोरदार झटका लगा। वह फर्श पर गिर गया। लेकिन उसी समय मालती चिल्लाई। वह तुरंत उठ गया। मालती फर्श पर गिरी हुई थी। उसने इसका फायदा उठाया और भाग गया और दरवाजा बंद कर दिया। गणपति का पेडेंट एक बार फिर रोहन की रक्षा की। मालती और गोपाल के हमलों को रोहन ने विफल कर दिया। जब रोहन ऊपर आया तो उसने नीचे जो कुछ हुआ उसके बारे में सभी को बताया। लेकिन अब सभी को रोहन पर गर्व महसूस होने लगा। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। आज की रात महत्वपूर्ण थी। हमें उन आत्माओं से लड़ना था और उन्हें हराना था। सब लोग फिर से हॉल में इकट्ठे हुए। मानसी ने सबके लिए चाय बनाई। रोहन ने कहा, अगर हमें उन हड्डियों को पाना है तो हमें मालती को उन हड्डियों से दूर रखना होगा। आइए इस काम को 2 समूहों में बांट दे। रोहन को पता था कि मालती और गोपाल यह बात सुन लेंगे तो उसकी योजना सफल नहीं होगी। उसे कल रात पता चला था कि आत्माएं केवल दरवाजे से ही प्रवेश करती है। इसलिए वे सभी फिर से रात बिताने के लिए शयन कक्ष में चले गए। रोहन ने दरवाजे के चौखट पर गोमूत्र और हल्दी मल दी। वह जानता था कि आत्माएं लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती और सावधानी के तौर पर उसने दरवाजे पर ओम लिख दिया। अब वह सबको योजना बताने लगा। रात 8 बजे के बाद घर की बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा फैल गया। जैसे ही मोमबत्तियाँ और टॉर्च जलाई, सभी लोग हॉल में बैठे थे। उसी समय फिर से हंसने और रोने की आवाज़ें आने लगी। घर में सामान हिलने लगा। सब पर सामान गिरने लगा। मालती और गोपाल ने हमला कर दिया। अचानक मानसी को तहखाने की ओर घसीटा जाने लगा। शुभम ने उसे संभाला। सभी ने निर्धारित कार्य प्रारंभ कर दिया। रात को जो सामान बांटा गया था वह सभी ने सुरक्षा के लिए अपने पास रख लिया। रोहन बाहर से लाया हुआ सामान लेकर ऊपर चला गया। उसने बैग से वह सामान निकाला और जो उसके दादाजी ने उसे दिया था उसे पास में रख दिया। सभी लोग उस कमरे में भाग गए। रोहन ने उस कमरे के एक कोने को साफ किया। वहाँ एक कपड़ा बिछाया। उस कपड़े पर पंचमुखी मारुति की तस्वीर रखी। आत्मा नीचे हर जगह गंदगी कर रही थी। पूरे घर में चींजें उड़ रही थी। हंसी की आवाज़ डरावनी थी। लेकिन बाकी सभी लोग अपना निर्धारित काम कर रहे थे। रोहन और मानसी उस कमरे में थे, जबकि बाकी 3 दूसरे कमरे में बैठे थे। शुभम के पास एक बड़ा कपड़ा था। वह उसे लेकर रोहन की चेतावनी का इंतज़ार कर रहा था। रात के 11 बज चुके थे। रोहन ने रसोई से एक प्लेट ली। उसमें कपूर रखा जो वो अपने साथ लाया था। उसने सभी को बुलाया। नितिन के पास एक कटोरा था जिसमें गोमूत्र और हल्दी का मिश्रण था। दिव्या के पास भी एक कटोरा था। रोहन ने कपूर जलाया और सभी लोग जोर जोर से गणेश जी की आरती करने लगे। घर में सुखकर्ता दुखहर्ता की धुन गूंज रही थी। आत्मा की चीख की आवाज़ के साथ कपूर का धुआं पूरे कमरे में फैल गया। रोहन आरती की थाली लेकर बाहर आया। पूरे घर में कपूर का धुआं किया। वह फिर उस कमरे में आया। रोहन ने ऊपर लटकी रस्सी को नीचे खींच लिया। वही रस्सी जिसे गोपाल ने फांसी लगाई थी। इस पर शुभम ने कपूर डालकर रस्सी जला दी और घर में चीख पुकार मच गई। पीछे से तेज चीख सुनकर सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो दरवाजे पर लाल आंखों और हरे रंग की पोशाक वाली मालती खड़ी थी। केवल रोहन ने ही मालती को ऐसे देखा था। जब दूसरों ने वही रूप देखा तो उनके हृदय भय से कांप उठे। परंतु फिर भी उन सब ने अपना अपना सौंपा हुआ कार्य भली भांति किया। रोहन को एहसास होता है कि उसकी योजना अच्छी तरह से काम कर रही है। मालती अपने रूम में आती है। हर कोई एक तरफ हट जाता है। रोहन ने अपने हाथ की प्लेट एक तरफ रख दी। उसकी जेब में
गुरुदेव दत्त यंत्र था जो उसे गंगापुर के एक सिद्ध साधु ने दिया था। रोहन को नहीं पता था कि यह कैसे काम करेगा, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। जैसे ही सभी लोग एक तरफ चले गए, मालती रोहन के पास चली गई। उसी समय रोहन ने मौका पाकर उसके माथे पर यंत्र रख दिया। वह चटपटाने लगी। नितिन ने अपने कटोरे में गोमूत्र और हल्दी के मिश्रण से उसके चारों ओर एक घेरा बना दिया। वह अभी तक मंत्र के प्रभाव से बाहर नहीं आई थी। जब अखाड़ा पूरा हो गया तो रोहन बाहर आया। मालती ने उसे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह निकल नहीं पाई। एक आत्मा बनने में कामयाब हो गई थी, लेकिन गोपाल की आत्मा शांत थी। वो भी मालती के पीछे पीछे अंदर गया। गोपाल को देखकर रोहन खुद उसके पास गया। उस यंत्र की मदद से उसने उसके चारों ओर गोमूत्र और हल्दी से अखाड़ा बनाया। हल्दी और गोमूत्र की पवित्र शक्ति के आगे दोनों की आत्माएं बेअसर हो रही थी। बिना समय बर्बाद किए रोहन ने शुभम को चेतावनी दी। शुभम तहखाने में गया और अपने साथ एक कपड़ा और बक्से में मिली मारुति की फोटो भी ले गया। टॉर्च की रोशनी में उसने कलश ढूंढ लिया। तस्वीर कलश पर रख दी और कलश को कपड़े में ठीक से बांध दिया। अब बस हड्डिया को पानी में छोड़ने की ज़रूरत थी। वह बाहर आया और नितिन को बुलाया, क्योंकि दोनों आत्माएं गायब हो गई थी। अब उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था। नितिन कार की चाबी लेकर आया। शुभम और नितिन दोनों कार लेकर गांव की नदी में अस्थियां विसर्जित करने गए। इधर रोहन ने आत्माओं को मुक्त होने की विनती की, लेकिन गोपाल चिल्ला रहा था कि मैं मानसी को लिए बिना नहीं जाऊंगा। मानसी थोड़ी डरी हुई थी। दिव्या मानसी के साथ एक कोने में खड़ी थी। रोहन अब आत्माओं को परेशान करने लगा। उसने उनके सामने कपूर जला दिया। सामने पंचमुखी मारुति की तस्वीर रखी थी और दिव्या को गणपति स्तोत्र देखने के लिए कहा। यह सब योजना रोहन ने बनाई थी। उस समय उसे पता था कि दिव्या ने गणपति स्तोत्र का पाठ किया था। उसने सही समय पर इसका उपयोग करने का फैसला किया। दिव्या ने गणपति स्तोत्र ओम नमस्ते गणपतेय शुरू किया तो उसकी आवाज़ से घर में एक मधुर धुन गूंज उठी। कपूर की गंध पूरे घर में फैल गई। गोपाल और मालिनी यह सब सहन नहीं कर सके, लेकिन बंदे होने के कारण वे कुछ नहीं कर सकते थे। रात के 1 बज चुके थे। शुभम और नितिन नदी पर पहुंच चुके थे। नदी पानी से भरी हुई थी। बिना समय बर्बाद किए शुभम ने अस्थियां पानी में विसर्जित कर दी। कुछ देर बाद गोपाल के शरीर से धुआं निकलने लगा और वह तुरंत वहां से गायब हो गया। रोहन को यह एहसास हुआ कि शुभम और नितिन ने अपना काम अच्छे से किया है। उसने मालती से अपील की, तुम्हारा बेटा अब यहाँ नहीं है। अपने आप को इस भगवान को सौंप दो और मुक्त हो जाओ। उसकी आत्मा गोपाल की आत्मा से जुड़ गई थी। गोपाल के मुक्त होते ही उसे मुक्त होना पड़ा। वह स्वयं ही वहाँ से गायब हो गई। दैवीय शक्ति ने अंधकार को हरा दिया था। 3 बजे तक शुभम और नितिन वापस आए तो उन्हें सारी घटना का पता चल गया। वे बहुत खुश थे। शाम 4 बजे सभी लोग सो गए। अब उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था। वे अच्छी नींद सोए। सुबह 9 बजे के बाद सभी लोग उठते हैं। रोहन उसी कमरे में मारुति की फोटो लगाता है, पूरे घर की सफाई करता है। वे उस दिन घर में मौज मस्ती करने का फैसला करते हैं। वे एक बड़े संकट से बाहर निकले थे। उन्होंने वह रात भी उसी घर में बिताई, लेकिन पूरी रात उन्होंने मौज मस्ती की। अगली सुबह वे फिर पुणे के लिए रवाना हो गए।